बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और एक्साइटमेंट बहुत पीक पे है। और आज जो पहला मैच भी खेला गया ओमान और नमीबिया का, बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था। सुपर ओवर पे गया और हमने देखा कि नमीबिया ने विक्ट्री अपने नाम की। उस पर डिस्कशन करेंगे और एक और मैच भी आज खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट भी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे पैनलिस्ट जी आप सब जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का पैनल है हमारा। और पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो और मच। साथ दे रहे हैं अजहर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। अजहर भाई। जो हम बात कर रहे थे कि ये विकेट शायद इतनी इजी नहीं होंगी, जिस तरह पहले मैच में हमने देखा कि बड़ा स्कोर हुआ कनाडा और जो यूएसए का मैच था। वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी हमने कल देखा लो स्कोरिंग मैच था और मुश्किल से चेज़ हुआ। आज भी हमने देखा लो स्कोरिंग मैच, बट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट नज़र आई। ये टीम बता रही है सारे कि ये सब कंपटीशन के लिए आए हैं और कोई मैच ईजी नहीं होना। कैसे देखते हैं आज के मैच को? देखिए, पिच डेफिनेटली हमने जिक्र किया था कि वेस्ट इंडीज़ में, कैरेबियन में जितनी भी पिचेस हैं, मोस्टली पिचेस इतने हाई स्कोरिंग नहीं होते। हम शायद सोच रहे थे कि वर्ल्ड T20 होने लगा तो शायद बेहतर पिचेस देखने को मिले, उनकी प्रिपरेशन शायद बेहतर हुई हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं फील हुआ। इवन वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ था पापुआ न्यू गिनी, जो कि बड़ी इवन बैटिंग में बड़ा वीक ओपोनेंट लग रही थी वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन बड़ा मैच फंस के हुआ। तो इट मीन्स के जब भी पिच थोड़ा सा मुश्किल होता है तो कोई भी टीम आपको सरप्राइज़ कर सकती है। और जो इनका ओमान का और नमीबिया का मैच हुआ, आई थिंक इट जस्ट लाइक द फर्स्ट गेम विच वेंट राइट टू द वायर। और जिस तरीके से आई थिंक ओमान ने फाइट किया, आखिरी ओवर में 5 रन रह गए सिर्फ, और उसके बावजूद उन्होंने जो है वो होप नहीं चाहिए। डेविड वीसे भी बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे। आई थिंक उसको कंटेन करके सुपर ओवर तक ले जाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ओमान के उन्होंने फाइट जिस तरीके से की, एक लो टोटल को उन्होंने डिफेंड किया ऑलमोस्ट। और एक ज़बरदस्त मैच आई थिंक वर्ल्ड T20 के लिए। एक हम जो सोच रहे थे कि अभी कुछ मैचेस बड़े शायद फीके फीके से रहे हैं, उतना एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन ऐसे चाहे हल्की टीमों के मैच हो, लेकिन जब क्लोज मैच होते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, फैन बेस भी जो है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अजहर भाई, अगर बॉलिंग का स्टैंडर्ड देखें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है। कल हमने जिस तरह पहले बात की थी शायद वो नज़र नहीं आया, बट जब मुश्किल पिच आती है तो फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलर अपना काम दिखाते हैं। और ट्रिपल मैन की बात हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी की थी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। अभी भी उन्होंने हम बड़ा अपने आप को प्रूव किया। डेविड वीजे सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका से पहले खेल चुके हैं, अभी लाहौर के अंदर की तरफ से भी खेलते हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर दुनिया को बताया कि अभी उनकी क्रिकेट बाकी है। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस? ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एफिलिएट साइड्स की भी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप हमें नज़र आ रही है, बड़ी बैलेंस्ड लाइनअप नज़र आ रही है। और नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पे खेलने आए हैं। दे नॉट जस्ट हेयर टू पार्टिसिपेट, दे कम हेयर टू विन, दे नॉट हेयर जस्ट टू पार्टिसिपेट। और बड़ा ही डाउन टू द वायर गया मैच, और दोनों हाइज एंड लोज थे। शुरू में ट्रिपल मैंने जब उनको आउट किया ओमान के खिलाड़ियों ने, तो लग रहा था कि ओमान को बड़ा जल्दी चीपली आउट कर देंगे, लेकिन फिर बीच में एक पार्टनरशिप लगी, उसने थोड़ा एक्सटेंड करके फिर दोबारा बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में नमीबिया ने उनको कर्टेल किया और ओमान को एक मुनासिब टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जब ओमान नमीबिया बैटिंग करने आए तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्योंकि सिंस नमीबिया का ओमान से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पहले भी वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं ICC के, तो वो शायद ईजिली चेज़ कर लेंगे। लेकिन जिस तरह का उन्होंने फाइट बैक दिया, जिस तरह उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया और आखिरी बॉल तक लेके गए, और आखिरी बॉल में भी जो वो भी अगर रन आउट कर लेते कीपर तो शायद वो जीत भी सकते थे। और उस सिचुएशन में 5 रन जब चाहिए थे नमीबिया को, उन्होंने 4 रन खा के टाई भी कर लिया और 2 विकेट्स ली। बड़ा ही अमेजिंग ओवर था। फिर हम बल्कि एंटिसिपेट कर रहे थे कि जिस तरह का ये सुपर ओवर में जाएगा तो शायद ओमान ने जो एक फाइट बैक दिया है, कि जो एक उनको मोमेंटम है, जिस तरह उन्होंने 5 ओवर्स को डिफेंड कर लिया आखिरी ओवर में, तो वो उस मोमेंटम को कैरी करके शायद मैच भी ले जाए। लेकिन क्रेडिट टू वीज़ा, उनका जो एक्सपीरियंस है इट शोड, और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सुपर ओवर को खेला और अपनी टीम को विक्ट्री दी। और मेरा ख्याल है T20 की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो सुपर ओवर है, जो एक्साइटमेंट लेवल, और हर बंदा एक्सपेक्ट करता है हर मैच में कि सुपर ओवर तक आए। अगर भाई सुपर ओवर में ओबियसली किसी भी एक हो सकता है, किसी की अच्छी बैटिंग या बॉलिंग एक स्पेल आप गेज नहीं कर सकते परफॉर्मेंस को, बट डेविड वीजे ने फिर प्रूव किया कि वो एक इंटरनेशनल स्टार हैं और बड़े लेवल के ऊपर क्रिकेट में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो कैसे उनकी बिल्कुल, और उसके बाद टेम्परामेंट भी चाहिए होता है, बिकॉज ही इज़ अ फिनिशर। इन्होंने लास्ट ओवर भी करा रखे हैं और एंड पे मैच फिनिश किए हैं एज ए बैटर भी। तो आई थिंक उनसे बेहतर, हालांकि ट्रिपलमैन मैच में ज़्यादा लग रहा था कि बेटर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्योंकि डेथ बॉलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेविड वीसे का ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्हीं के साथ वो गए बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और उन्होंने 13 या 14 रन 4 बॉलों में बनाए
और उसके साथ ही उन्होंने जो है जो तीन डेथ विकेट बॉलिंग भी जो आखिरी सुपर ओवर जो किया उसमें मैक्सिमम बॉल्स उनके यॉर्कर जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए, विच इज़ लाइक मेन थिंग कि जब आपने अपने बाउंड्रीज बचानी है, यॉर्कर ही ऐसा बॉल होता है जो बेस्ट बॉल होता है आपके लिए। तो उन्होंने बैक किया, आखिरी बॉल पे छक्का लगा, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी बिल्कुल मान ऐसे के। ही। अच्छा अदर भाई, हमने कल भी जैसे डिस्कशन कर रहे थे, हमारी कोशिश है कि हम टॉपिक पे ऐसे मटेरियल पे बात करें जो क्रिकेट के फंडामेंटल के हवाले से हो, जी जी ताकि लोगों की अवेयरनेस हो, मसाइल के ऊपर बात करें। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी हवाले से बात करते हैं। टॉपिक ये है कि किस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट ऊपर गई, हम नीचे रह गए, लैग कर गए, और ये ऐसी क्रिकेट थी जो हमारी सबसे बड़ी जिस थी। T20 तो पाकिस्तान हमेशा ही अच्छा खेलता आया, बट अभी ये 2 साल से हम देख रहे हैं कि डिफरेंस आता जा रहा है। टीमें अभी IPL में जैसे देखा 250 रन हो रहे हैं, हमारा PSL में भी बहुत मुश्किल से 200 हुए 1-2 मैचेस में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने देखा कि हम 150-60 के दरमियान फंसे हुए हैं, और वो चेज बड़े आराम से हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है पावर हिटिंग है। अब ये हमारे प्लेयर, सिर्फ फ़खर के अलावा आपको कोई भी ऐसा बैटर नहीं नज़र आएगा जो बड़े छक्के लगाता हो या तेज़ खेलता, जब चाहे गेम को ऑल्टर कर सके। तो आप ये क्या रीज़न समझते हैं, किस तरह इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह मैं थोड़ा सा क्रिकेट से अलग मिसाल देना चाहूँगा, हॉकी की मिसाल दूंगा। जब दुनिया इवॉल्व कर रही थी, नए नए रूल्स के हिसाब से अपनी टेक्निक्स डेवलप कर रही थी, हम उसी चीज़ में फंसे रहे कि हमने जिस तरह पहले करते थे उसी तरह ही करेंगे। तो जैसे जैसे लोग दूसरी दुनिया जाती ना, आपको उस दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अगर आप अहेड नहीं चल रहे तो एटलीस्ट साथ ज़रूर चले। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने अपनी क्रिकेट को भी थोड़ा सा ना उसी तरह ही रखा हुआ है, जिस तरीके से जी हमारा कोई ना कोई बाबर आजम निकल आएगा, कोई वो निकल आएगा तो हम परफॉर्म कर लेंगे, उस तरह तो होता रहेगा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या दुनिया से मैच करने की बात करते हैं, जब आप T20 क्रिकेट जो हमारी स्ट्रेंथ थी उसकी अगर बात करें तो उस टाइम पे 160-170 बहुत बड़ा टोटल होता था, और उसके ऊपर हमारी बॉलिंग तगड़ी होती थी, तो हमारी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जब दुनिया ने इसको कर लिया 210-220 वाला अपना एवरेज बना लिया, 200 को अपना एवरेज टोटल बना लिया, तब हम उसको कैच करने की तरफ नहीं जा सके अभी तक। वो क्यों? कि हमने डोमेस्टिक अपने जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम सिर्फ 3 महीने के लिए, मैं बड़ी दफ़ा ये बात करता हूँ कि 3 महीने के लिए सीज़न में प्लेयर इकट्ठे होते हैं और फिर वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सो देयर इज़ नो अराउंड द ईयर, अराउंड द क्लॉक कोई काम नहीं हो रहा था प्लेयरों के साथ। ऐसे ही। सो ना आप कोचेस को जज कर सकते हैं इस तरीके से, ना आप प्लेयर्स की स्किल डेवलप कर सकते हैं। जब तक आपकी एक, जैसे लाहौर एक रीजन की टीम है, जब तक कराची है, ये जब साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे इकट्ठे, कोचेस इनकी स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप 3 महीने जब सीज़न आ जाता है, 3-4 महीने जब इकट्ठे होते हैं, तब तो वो परफॉर्मेंस का टाइम होता है, वहाँ पे अपस्किलिंग का टाइम तो नहीं। सो जब ऑफ सीज़न होता है हमारा, वहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आता, हम सिर्फ क्रिकेट करा रहे हैं फ़िलहाल। उसके अंदर जो प्लेयर्स की अपस्किलिंग है ना, वो नज़र नहीं आती हमें, इसलिए कि हमने कोई इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं। पहले एकेडमीज़ होती थी जी, एटलीस्ट 3-4 महीने प्लेयर्स की एकेडमी में उनकी स्किल पे भी काम होता था, उनकी एज पर्सनैलिटी पे भी काम होता था, बड़ी चीज़ों पे काम, फिटनेस पे भी काम होता था, चाहे वो अंडर 19 की हों, चाहे वो सीनियर एकेडमीज़ हों। लेकिन अब वो भी हमने कुछ 6-7-8 साल हो गए हैं, कोई नहीं लगा। ये 3-3 हफ्ते के अब कैंप्स लगते हैं, उसमें आप क्या किसी की स्किल्स डेवलप करेंगे? अभी तो उसको बेचारे को समझ आना शुरू होती है कि कोच ने क्या काम है, उतनी देर में कैंप खत्म हो जाता है। अच्छा सर भाई, इसमें एक और आपसे ज़रूर ऐड करवाना चाहूँगा बात। अब इस पे काफ़ी क्रिकेटर से बात होती रहती है, और ख़ास तौर पे मैं चेयरमैन के वाले से बात करना चाहूँगा। रमीज़ राजा जब आए तो उन्होंने कहा जी इसका प्रिंसिपल ये, अब एक प्रॉपर फॉर्मेट है और मैं बच्चों को इस पे लगाना चाह रहा हूँ। 90% क्रिकेटर से मेरी इसके बाद बात हुई, उन्होंने इसके गेस्ट गए, उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए था, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि बच्चों को आप इस फॉर्मेट पे लगाएं। रमीज़ भाई का स्टांस ये था कि आप बच्चों को लगाएंगे तो वो फिर आपकी कमोडिटी उस लेवल पे तैयार होगी और आगे आगे रेप्लिकेट करके वो परफॉर्मेंस देंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे। आप ये जो PGL हुई थी उसको कैसे देखते हैं? और ऑब्वियसली जो काउंटर इसका आर्गूमेंट है कि यही डोमेस्टिक में या उस पर लगता है 1 अरब रुपया तो आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाना, बच्चों को आप इस पर नहीं लगा सकते। देखिए, हर क्रिकेटर का, हर पर्सनल का अपना ओपिनियन है। मेरा इसमें यह है कि वो पैसा ज़रूर हम और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे। अंडर 19 लेवल पे दुनिया में कहीं भी T20 लीग नहीं होती। हाँ, T20 क्रिकेट ज़रूर होती है। अब ये नहीं मैं कहूँगा कि इंग्लैंड इस एज में, वो तो इवन अंडर 15, अंडर 17 के 100 बॉल भी करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनके लॉन्गर फॉर्मेट की गेम्स भी उनको मिल रही हैं। हम जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे प्लेयर की, देखिए हिटिंग भी है या पावर हिटिंग भी है ना, वो बेस के अच्छी बेसिक के बगैर नहीं है। कोई भी बंदा आगे, फिर वरना तो इतने प्लेयर्स हमारे ट्राई कर रहे हैं कितने अरसे से,
चौके छिक्के मारने की। 10-12 ट्राई कर चुके हैं हम। हाँ, तो उसमें क्यों क्वालिटी नहीं आ रही कि आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपके पावर हिटिंग के अंदर बेस स्ट्रांग नहीं है। आप 360 जब तक नहीं एरिया यूज़ करेंगे, आप बटलर को देख लें, वो थर्ड मैन के ऊपर से भी रैम शॉट, फाइन लेग के ऊपर से बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो वो ये शॉट मार देता है जी। जब वो बुरी बॉलिंग कर रहा होता है वो सामने हिटिंग कर लेता है। तो आपको 360 प्लेयर बनना है, तभी आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसकी अपस्किलिंग आपकी होती है बेस से। तो अंडर 19 के ऊपर मैं आऊँगा, आपके पास बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ये पैसा लगा सकते हैं। आप अंडर 19 की जो एक्चुअल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप जो आपके मैचेस हैं वो एटलीस्ट यूट्यूब पे लाइव आ रहे हों, लाइव स्ट्रीम हो रहे हों, उसके ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। ग्राउंड्स के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना सकते हैं जिसमें आप इन्हीं बच्चों को अपस्किल कर सकते हैं। और जो भी अंडर 19 लेवल पे आ जाता है ना, फिर वो कनेक्ट हो जाना चाहिए आपकी एसोसिएशन के साथ प्लेयर। नहीं, इसमें मैं सिर्फ क्लैरिटी ये चाह रहा हूँ कि क्या 19 साल का बच्चा या उससे पहले उसको T20 फॉर्मेट में डालना चाहिए, या वो पहले अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करे उसके बाद इस तरफ आए? उस क्रिकेट से इंट्रोड्यूस ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन उसकी क्रिकेट को उसका हदफ T20 क्रिकेट नहीं बना देना चाहिए, वरना उसकी बेसिक्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। बेसिक्स उसकी डेवलप होंगी 3 डे क्रिकेट से, 50 ओवर गेम से। आप जितनी क्रिकेट देख लें, किसी से 3 दिन नहीं खेले जा रहे अब आजकल। तो बेसिक्स जब डेवलप हो जाएंगी उसके साथ आप T20 ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आगे जाके उसने 20-21 साल में यही खेलना है। लेकिन उसको पता होगा कि मैंने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर जाके ये होगा। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल व्यू है कि आपकी जो अंडर 19 की टीम है ना, लाहौर की है या कराची की है, वो कनेक्ट होनी चाहिए एज एकेडमी टीम टू योर सीनियर टीम। और उसके अराउंड द ईयर उनके प्रोग्राम चलते रहने चाहिए उनके साथ। ये बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बहुत कल बड़ा बात टॉपिक करेंगे। है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर 19 लेवल पे लीग से बेहतर है कि आप उसको और उसी पैसे को, बड़ा पैसा था वो किसी और अच्छे अज़हर भाई आप भी इसमें ज़रूर ऐड करें कि ये जो डिस्कशन हमेशा होती है कि जैसे अज़हर भाई ने भी कहा कि आप बच्चों को 19 साल तक एटलीस्ट पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, अदरवाइज अगर वो पैसा स्टेज में मिल जाएगा या वो शॉर्टर फॉर्मेट में आ जाएंगे तो अपनी सारी लाइफ जो भी क्रिकेट खेलनी है सिर्फ 4 ओवर तक अपने आप को लिमिटाइज कर लेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस पे? पहले मैं थोड़ा इस बात पर ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा डिक्लाइन हुआ है हमारी T20 परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल स्टेज पे, उसमें अगर हम पीछे जाएं तो कभी भी हमारी जो बॉलिंग थी या बैटिंग थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, और कभी भी पावर हिटिंग हमारा फोर्टे नहीं रहा। जो हमने T20 सर्किट में जब डोमिनेट भी किया है, चाहे वो सरफराज कह रहा था या चाहे 2009 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तब भी हमने वो परफॉर्मेंसेस दी अपनी बॉलिंग की बैक पे। जिस तरह 2009 की जो हमारी बॉलिंग थी, हमारे पास सईद अजमल था, आसिफ था, उमर गुल था, मोहम्मद आमिर थे इन हिज पीक। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होती थी कि उन्होंने मिडलिंग टोटल्स भी फिर भी डिस्ट्रिक्ट हमारी बैटिंग कर ली थी तो उसको डिफेंड कर ली थी। इवन जो सरफराज कह रहा था तब ज़्यादा T20 हम खेलते थे UAE में, तब भी जो हमारे बैट्समैन थे वो इतने पावर हिटर कभी भी हमारे पास नहीं थे। जो हमारा बॉलिंग एक इस तरह का कॉम्बिनेशन होता था कि हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे। तो अब जो मॉडर्न डे T20 है वो इस तरह इवॉल्व हुई है कि आपने देखा है कि एक तो ग्राउंड्स बहुत छोटे हो गए हैं और पिचेस ज़्यादा फ्लैट बनना शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से बॉलिंग के मार्जिन बहुत कम हो गया और पावर हिटर्स तब भी हमारे पास कोई नहीं थे। अभी जो करंट हमारी डिमांड है टीम की, हमने अपने नर्सरी जो है हमारे खिलाड़ियों की, उसमें हमने पावर हिटर्स तैयार करने हैं जो मॉडर्न डे T20 के डायनेमिक्स हैं। जिस तरह आपने देखा होगा इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, उसमें स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि पिच थोड़ी फ्लैट से डिफरेंस आई तो उनके पावर हिटर्स नाकाम होंगे। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है हमें कि पिचेस फ्लैट की जा रही हैं और बड़ी बैटिंग पिचेस बनाई, उसमें आपको अगर आपने डोमिनेट करना है तो आपको पावर हिटर्स चाहिए। लेकिन जो अभी वर्ल्ड कप होगा, हमें नज़र आ रहा है जो वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होगा उसमें कुछ ट्रिकी पिचेस होंगी, तो उस हवाले से शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ वाली लेग होगी हमारी टीम उसमें बेहतर परफॉर्म करे। तो अभी दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि जो आपने फंडामेंटल्स अपने खिलाड़ियों को इम्प्रूव करने हैं और उन्हें जब तक हम हार्ड वर्क नहीं सिखाएंगे, टेक्निक्स पे फोकस करना नहीं सिखाएंगे, नेट्स पे एम्फसाइज करना नहीं सिखाएंगे, पुट इन द हार्ड वर्क नहीं सिखाएंगे, तब तक वो क्विक फिक्सेस की तरफ जाएंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म में टीम को सफ़र करेगी। बिल्कुल। अज़हर भाई ये बॉलिंग की जैसे इन्होंने बात की है, मैंने खुद बाबर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट मैच जब हुआ इंग्लैंड में तो यही क्वेश्चन किया कि दुनिया की नंबर 1 साइड हम बने ODI में स्पेसिफिकली और T20 में भी अच्छा ही कर रहे थे, ये नंबर 1 बॉलिंग लाइन 0 कैसे होगी? ये कि सबसे वर्स्ट हो गई है। चाहे हम बैटिंग में तो हम 7 में से 15 ओवर वाला एक फेज़ है उस पर बलैदा बात करते हैं आपसे, ये जो बॉलिंग को एकदम हुआ, आप क्या रीज़न समझते हैं कि हमारा पेस अटैक जो दुनिया का बेस्ट था, नंबर 1 माना जाता था, वो डाउन,
स्पिनर हमारे तो हमारी तरफ से नहीं कहते हैं कि दूसरी तरफ से खेलते हैं, वो कहिए ये बात होना शुरू होगी। मैं एक हैशटैग निकला था कांट प्ले देम, कांट प्ले देम, यस। सो आई फील के एक तो जिसने भी वो निकाला था, आई फील के उसके बाद से नजरी लग गई, ठीक है ना। एक तो हमें वैसे ही हमारे दीन में ही गुरूर अच्छी बात नहीं है जी। और क्रिकेट में ना कभी टाइम आता है जो एक बॉलिंग अटैक या एक बैट्समैन किसी न किसी पे एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि दूसरे ओपोनेंट के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उस पर आप काम कर रहे होते हैं। नो इंग्लैंड में मैं गया हूँ कई दिन, मैं ऐसे आउट होता था यार मुझे क्रिकेट ही भूल गई है, लेकिन जब मैंने काम शाम किया थोड़ा तो फिर उधर ही सेंचुरी भी बनाई। लेकिन जब जिस तरह इंडियन प्लेयर्स या कोई भी बैटर्स उनसे शाहीन से या नसीम से स्ट्रगल कर रहे थे बिहाइंड द सीन, वो भी तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। यस। वंस वो उन्होंने कोई फार्मूला जो भी निकाला और वो काम किया, देन फ्रॉम देयर ऑन हम कमबैक ही उस तरीके से कर नहीं पा रहे। हाँ। और वो सारा जो एक जिसको कहते हैं एक हवा बना हुआ था हमारी बॉलिंग, विच वाज लाइक डेफिनेटली हम खुद समझते थे और अभी भी समझते हैं इनके अंदर पोटेंशियल है ऐसा कि वर्ल्ड का टॉप बॉलिंग अटैक बन सकता है, लेकिन इस टाइम नहीं है। उस टाइम पे था, इस टाइम पे नहीं है और फिर दोबारा बन सकता है। लेकिन रीजन जो है वो आपसे मैं ब्रेक से वापस आके पूछता हूँ और एक और चीज भी आपसे पूछेंगे कि हमारे दुनिया के क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, हमारी जो प्लेयर है वो स्टार्ट पीक से करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। ये दोनों का आंसर ब्रेक से वापस आके लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के हवाले से भी। अदर भाई ये ब्रेक से पहले दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, दुनिया के क्रिकेट में हम देखते हैं कि प्लेयर्स जब आता है तो ग्रेजुअली इंप्रूव करता है अपने आप को और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। अनफॉर्चुनेटली हम 90% के अपने कैरियर में आपने भी देखा होगा प्लेयर्स ऐसे आए जब स्टार्ट किया तो लगा इनसे बेहतर कोई नहीं है। जब बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की एग्जांपल के तौर पे अगर करें, हसन अली देख लें, शादाब देख लें, इसी तरह बैटिंग के अंदर भी हमारे लंबी लिस्ट है एक उसकी, अहमद शहजाद, उमर अकमल आए तो पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे। बहुत रेयर होता है, जैसे आपका लंबा कैरियर यूनुस खान का है या अभी बाबर आजम या रिजवान है, बहुत कम हमें गिनती के कुछ प्लेयर नज़र आते हैं जो अपने कैरियर को प्रलॉन्ग करते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड के प्लेयर जब वो आते हैं तो एवरेज होते हैं, ग्रेजुअली वो अपने आप को पीक की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट है हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का, ये क्या कंप्लेसेंट हो जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं या उनसे वो संभाला नहीं जाता? हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फेम पैसा और फिर इजी कर देते हैं हर चीज़ को, हार्ड वर्क छोड़ देते हैं। जितनी आपने कुछ मिसालें तो दी वो तो फिर भी काफ़ी अच्छा कर गए अपने कैरियर में, लेकिन कुछ लोगों से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। इन्हीं में आपने जिनके नाम लिए, आई फील के दोनों एक तो हम उस तरह लुक आफ्टर भी नहीं करते प्लेयर की और प्लेयर्स भी थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार अब जो भी प्लेयर समझता ना कि यार मैंने अचीव कर लिया। अभी दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो आसान नहीं है, किसी भी टाइम पे आपको ऐसे मुंह के बल गिराती है ना कि आपको आइडिया भी नहीं होता ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो आई फील के बाबर की मैं एग्जांपल दूं या रिजवान की, उनकी वर्क एथिक्स, उनकी जो फोकस ऑन द गेम है वो कभी नहीं हटता। ऑफ द फील्ड क्या हो रहा है, कितनी वो स्टार बन गए हैं, कितना बड़ा नाम बन गए हैं, उनकी प्रैक्टिस से कभी भी नहीं झलकता। एंड आई एम श्योर बाकी भी कोशिश करते होंगे, लेकिन ये अपने टफ टाइम्स पे को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं रादर देन कि जिस तरीके से कुछ प्लेयर उस तरीके से नहीं कर पाते। वो बाहर वाली चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मीडिया में कौन क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बाबर और रिजवान अपने टफ टाइम पे ग्राउंड में फोकस करते हैं, यार मैं कैसे अपनी फॉर्म वापस रीगेन करूं, यार मैं T20 में नहीं अच्छा कर रहा, T20 में कैसे अच्छा करूं, टेस्ट में क्यों नहीं अच्छा कर रहा। सो दे थिंक अबाउट दैट। उनके ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से और उनकी बातें करने से ये पता लगता है कि अगर कोई चीज़ सही नहीं जा रही, उनको पीछे बैक ऑफ माइंड चल रहा है ये मैंने सही करनी है, लेकिन उनका ये माइंड नहीं होता कि मेरे बारे में सोशल मीडिया पे क्या चला है या मेरे बारे में टीवी पे किसने क्या बात कर दी। तो आई बिलीव कि जो लड़का इस पे फोकस करेगा ना वो लॉन्ग टर्म भी चलेगा। यही यूनुस भाई ने किया, यही मिसबा भाई ने किया या बाकी ही करते हैं जितने भी लेजेंड। लेकिन आपको ये देख लें कि एक कुछ चीज़ आ जाती है कि यार कुछ अर्सा बनने के बाद हमें थोड़ा सा समझ लग जाती है कि यार हम कुछ बन गए हैं। दैट इज कुछ भी नहीं बनता इन दी एंड। अगर सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा कह सकता है ना कि मैं एंड तक सीख रहा हूँ या एंड तक उसने स्ट्रगल किया है, तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कहें यार हमें कुछ आ गया। आई फील के दोनों तरह से हमें लुक आफ्टर भी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ जैसे शादाब का बुरा टाइम चल रहा है, इसमें शादाब के साथ साथ
जो उसके राउंड लोग हैं, टीम मैनेजमेंट है, वो उसको बेहतर तरीके से हैंडल करे तो हो सकता है इसकी फॉर्म जल्दी रीगेन हो जाए। जी उसमें उसके अंदर उसका ये भी हो सकता है कि उसको टीम से थोड़ी देर बिठा लें, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल ठीक। उसको उसकी फॉर्म रीगेन करा के उसको बजाय कि उस बेचारे को खिलाई जा रहे हैं, हम इधर एक लोगों को बातों करने का मौका मिल रहा है कि शायद उस वजह से किसी दोस्ती की वजह से खेल रहा है कुछ। तो आई थिंक इस नौबत आने से पहले आपको बेहतर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए जिससे वो प्लेयर दोबारा फॉर्म में वापस आ जाए। बिल्कुल। एजाज भाई आप भी इस पर ज़रूर ऐड करें कि ना प्लेयर बैठने को तैयार है ना वो बिठाने को तैयार है। हमने जिस तरह कल भी बात की कि आपने 4 साल में अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, तो ये असल में प्रॉब्लम ये हमारा माइंडसेट का है लड़कों का, कि जिस तरह अजहर भाई ने भी ऐड किया इस बात में कि शायद कहीं ना कहीं कंप्रेसर्ड हो जाते हैं, या आपको लगता है कि सिस्टम ही ऑर्गेनाइज नहीं है, वो लड़के को छोड़ दिया जाता है जो मर्जी करे। देखिए, एक तो कम्पेटिटिवनेस है किसी भी स्पोर्ट्स की, जितनी हाई लेवल कम्पेटिटिवनेस होगी इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप एक एक सेकंड एक एक मिनट अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करें तो कोई ना कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। Yes. तो मुझे की नज़र आता है कि जब हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जब वो एक स्टेज पे आ जाते हैं, जब वो समझते हैं कि उन्होंने एक सर्टन लेवल ऑफ अचीव कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है या जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी समझती है कि यही हमारे स्टार्स हैं और इन्हीं को हमने खिलाना है, चाहे अच्छा खेलें या चाहे बुरा खेलें, और हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं। जबकि मेरे ख्याल में जो भी आपकी सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रेदर देन आपके कितना बड़ा नाम है। उस हवाले से आपके पास एक तो रिप्लेसमेंट रेडी होनी चाहिए, डोमेस्टिक में भी होनी चाहिए, आप जो बाकी लीग्स हैं उनमें भी आपकी कीन आई होनी चाहिए। अगर कोई भी खिलाड़ी है या कोई भी बहुत बड़ा स्टार है, नो वन इज़ बिगर देन द टीम। जब तक ये एक आप स्पिरिट इनकलकेट नहीं करेंगे टीम के अंदर भी और सिलेक्शन के अंदर भी कि हमने सिर्फ उसको खिलाना है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो नेचुरली एक कम्पेटिटिवनेस डेवलप होगी, जिस कम्पेटिटिवनेस की इफेक्ट ये होगा कि हर कोई खिलाड़ी अपने आप को बेहतर से बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा जो दूसरी टीम्स हैं, जिस तरह इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है, आप देखें कि जो उनके बड़े से बड़े स्टार्स हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट रेडी है। आपने देखा शुभमन गिल अगर नहीं खेलता तो उसकी रिप्लेसमेंट होगी, बटलर अगर परफॉर्म नहीं करा उसकी रिप्लेसमेंट रेडी होगी, उधर वार्नर नहीं खेल रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट रेडी होगी। तो हमारे पास भी ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो अगर हमारे स्टार्स इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करे तो उनकी रिप्लेसमेंट रेडी, और उनके भी बैक ऑफ द हेड हो कि हम अगर खेलेंगे ही तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो टीम में रहेंगे। ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा ना फोकस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम रहता है। पाकिस्तान टीम फीड कहाँ से मिल रही है, वो आपका नीचे सारा सिस्टम है। हमारे जितने एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जो भी, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम की अगर आप देख लें उधर ही आते हैं। यूसुफ भाई का मैंने देखा भी अंडर 19 के साथ हैं, विच इज़ लाइक कि बड़ा एक एडवांटेज है कि इतना बड़ा प्लेयर अंडर 19 के साथ काम कर रहा है। बट जो डायरेक्टर क्रिकेट हो या कोई भी ऐसी जॉब हो, जिस डायरेक्टर क्रिकेट की जॉब इधर है, यू नो कि जहाँ पे आपने नीचे काम करना बड़ा मुश्किल है। बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है चीज़ें जो जिससे हम हमारी क्रिकेट लॉन्ग द लाइन 5-7 साल बाद जब इम्प्रूव करेगी। अच्छा, किसी भी जब आप नीचे से काम शुरू करेंगे ना, उसके रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, फ़ौरन आएगा। थोड़े थोड़े रिजल्ट शायद आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी आपको मिलेगी 5-7 साल बाद। उसमें पाकिस्तान में कोई बंदा, आई फील, ना चेयरमैन ना सिलेक्टर्स ना एनी वन, वो देखते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट, यार इस टाइम पे हम क्या अचीव कर जाएं। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे ना आज से 5-7 साल बाद हम किधर होंगे, जब तक हमारा विजन ये नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही हर दफ़ा वर्ल्ड T20s में बात कर रहे होंगे। हो सकता है कोई टूर्नामेंट जीत भी जाए, क्योंकि पोटेंशियल हम में बहुत है, टैलेंट बहुत है। लेकिन दो मसले हैं ना, एक तो हमारे जो है टीम पे बड़ा हाईलाइट अपने करना चाह रहे हैं, और जैसे दूसरी प्राइम एग्जांपल अभी दुनिया के सामने इंग्लैंड की है। 2015 के वो राउंड में बाहर होते हैं, उधर से वो बैठ के सोचते हैं, और जब वो अपनी गेम को चेंज करते हैं तो 2-3 साल के बाद वो ओडीआई का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 का भी जीते हैं। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कल जो मैच हुआ थोड़ी उस पर बात करते हैं, और आज जो मैच अभी हो जगह श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अदर भाई कल भी मैच एक खेला गया, थोड़ी उस पर भी बात करते हैं, हम वेस्ट इंडीज़ का और ओबियसली PNG का। वेस्ट इंडीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड हमें नज़र आ रही है, और लगता यही है कि शायद वो एक सेमीफाइनलिस्ट एटलीस्ट हमें सबको नज़र आ रही। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस PNG ने दी, और उसमें कुछ अगर वो चांसेस ग्रैब कर लेते, जैसा एक रिव्यू की बात करें फौरन का, वो ले लेते, या एक आधा चांसेस वो कैचेस में भी अगर कर लेते, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। तो ये परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, और कंपेटिटिवनेस कैसे देखेंगे आप? देखिए, पापुआ न्यू गिनी जब बैटिंग कर रही थी तो वी फेल्ट कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कि एक वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम नहीं लग रही वो। जो उनकी टेक्निक थी, बड़े एक्सपोज हो रहे थे वो।
लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी थी, एक तो इंटेंट उनकी थ्रू आउट ये रही कि दे वर ऑलवेज लुकिंग टू स्कोर। उनके लेफ्टी बैट्समैन थे, मुझे उनके नाम बड़े मुश्किल हैं, जिन्होंने 50 किए। आई थिंक उन्होंने बड़ी क्रेजियस बैटिंग की उस सिचुएशन में, और एक डिसेंट टोटल 136 तक वो ले गए। बैटिंग में भी अगर थोड़ा सा और पार्टनरशिप वो डेवलप कर लेते तो हो सकता है 1 चले जाते, लेकिन पिच वही है, बात है कि आसान नहीं है, और उनके लिए स्पेशली स्टार्ट में नया बॉल, पहला बॉल ही देखें ऑलमोस्ट के टर्न हो गया, और फास्ट बॉलर का भी गेंद थोड़ा फंस रहा था। तो आई थिंक कि ऐसी टीम ने, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ को उनको और जल्दी आउट करना चाहिए था। इफ़ यू टॉकिंग कि अगर थोड़ा सा क्रिटिकल हो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के ऊपर, थोड़ा सा लूज छोड़ा, थोड़ा सा रिलैक्स नज़र आया बीच में कि यार इनको आउट कर लिया, फिर उन्होंने एक ऐसे टोटल कर लिया और स्टार्ट में ही उनको एक विकेट भी मिल गई, और जो रिव्यू अगर वो ले लेते तो पुरान भी जल्दी आउट हो जाते। गो के उन्होंने एक ओवर में पुरान ने ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट मैं 3 बाउंड्रियाँ लगाई, फिर भी वो 27 बॉलों में सिर्फ 27 किया उन्होंने। तो इट मीन्स कि उन्होंने टाइट ही रखा थ्रू आउट। और एक चीज़ आपने फनी, क्योंकि मैं भी बैटिंग करता हूँ अक्सर, तो जब स्लो बॉलर लगते हैं ना आपको, मीडियम पेसर टाइप जी, और आपको खुद पावर जनरेट एट टाइम्स करनी पड़ती है, तो जो टॉप की टीमें होती हैं वो यूज टू नहीं होती उससे। उनको ऐसे लगता है जैसे अगर मिचेल स्टार्क लगा तो आपने बस बॉल को टाइम करना, चौका हो जाए। जब आपको थोड़ा 122-23 पे आ जाता है ना बॉलर, जो बिल्कुल ऐसे स्लो सी स्विंग कर रहा है, तो आपको अजीब सा लगता है। और मुझे वेस्ट इंडीज की बैटिंग में वो नजर आया कि वो चाह रहे थे कि बॉल आए और वो मारें, लेकिन उनको थोड़ा सा ट्रबल हुई उसको करने में। लेकिन ये है कि अगेन अब ये नज़र आ गया है कि कोई टीम आप आसान नहीं ले सकते, कि वो देखने में टीम लग रही थी आराम से हार जाएगी, लेकिन उन्होंने फाइट किए टिल दी एंड, और 5 विकेटें भी उन्होंने ले ली थी। अगर वो रिव्यू ले लेते या चांस क्रिएट कर लेते और थोड़ी सी क्वालिटी अगर कहीं भी उनके पास बेहतर हो सकता था, लेकिन अगर ना क्वालिटी होने के बावजूद अगर गेम इतनी क्लोज आ गई है, तो आई थिंक सारों को सीट बेल्ट बांध के रखनी। बिल्कुल ऐसे ही 95 हजार भाई, अभी लास्टली टाइम हो रहा है क्लोजिंग का भी, एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, और ओबियसली सबकी नज़र है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका नए कैप्टन के साथ आए हैं, मार्करम हैं, और बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म की वो गेम खेलते हैं, और गेम सेंस भी उनकी मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। कैसे देखते हैं कंपटीशन को? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और है भी न्यूयॉर्क में नेसवा स्टेडियम है उसके अंदर है, और वहाँ की जो पिच है ड्रॉप इन पिच है, एडिलेड के सॉइल से पिच बनाई गई है, और उस पिच पे जो पहला मैच हुआ है, जो वार्म अप मैच हुआ है बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश और इंडिया का बड़ा पिच ने स्ट्रेंज बिहेव किया, ग्रिप करी थी बॉल, और ज़रा तो इस तरह की डिफिकल्ट पिच होगी, और जो पेस बैटरी है दोनों टीमों की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका के पास नॉकी है, जैनसन है, रबाडा है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ पथेराना है, और श्रीलंका के पास पथेराना है, और तो उनके भी श्रीलंका के भी बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये पेस वर्सेस पेस मैच है, लेकिन आई थिंक जो साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह का उनके पास आजकल फॉर्म में है, मार्करम फॉर्म में है, क्लासन फॉर्म में है, तो आई रेकन के साउथ अफ्रीका विल डोमिनेट श्रीलंका। आपको क्या लगता है अदर भाई, क्या कौन सी टीम बेहतर बैलेंस है? और हसरंगा भी आ चुके हैं, ऑब्वियसली सबसे की प्लेयर तो उनके हसरंगा ही है। बिल्कुल, ये पिच जो है ना, अगर एडिलेड का सॉइल है और इस तरह, तो नॉर्मली ये पिच बहुत तेज स्पंजी बाउंस जरूर होता है इसके अंदर, लेकिन बैटिंग के लिए इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन आज से ज़ाहिर वो सेटल होगा पिच, क्योंकि लाया गया है, फिट किया गया, तो साउथ अफ्रीका का ज़रूर एज होगा, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं। तो आई एम श्योर के दे हैव अ अपर हैंड, बट श्रीलंका के हसरंगा के आने के बाद आई थिंक दे आर मोर बैलेंस साइड। बिल्कुल ऐसे ही, और ये देखते हैं मैच 7:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होगा, और 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी रमीज़ राजा शो में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।